हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज, आईटी कंपनीज की। एक है टाटा एलेक्सी और एक है एल&टी टेक। दोनों कंपनीज काफी न्यूज में रही हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ इन स्टॉक प्राइस। और दोनों कंपनीज जो हैं वो आईटी सेक्टर के एक पर्टिकुलर सब सेक्टर कह सकते हैं, जिसका नाम बोलते हैं इंजीनियरिंग एंड आर&डी स्पेस। ER&D भी काफी बार उसको बोला जाता है। उस सेक्टर में दोनों ऑपरेट करते हैं मेजरली। तो डिटेल में बात करते हैं, दोनों की कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों का, और आपको समझेगा भी कि दोनों में से दोनों कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं। तो जैसा कि हमेशा करते हैं, जो हम दो पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है वीडियो को, राइट। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम कंपनी, इंडस्ट्री और गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट जो है उसमें फाइनेंशियल्स और कंपनी के वैल्यूएशंस को कंपैरिजन करेंगे और बाकी कंपनीज के साथ भी करेंगे। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट। तो टाटा एलेक्सी जो है वो एक, दोनों काफी पुरानी कंपनीज हैं। अगर हम देखेंगे तो मोर देन 25-30 ईयर्स हो चुके हैं दोनों को ऑपरेट करते हुए, राइट। टाटा एलेक्सी स्पेशली वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, मोस्टली इट हैज बीन, बट लास्ट 4-5-6-7 ईयर्स में देयर ग्रोथ हैज बीन प्रेटी गुड। तो अब ये करते क्या क्या है, अब आप देखेंगे तो ये एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन का काम करते हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। ये जो काम होता है ये प्योर एकदम R&D टाइप का वर्क होता है, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन और चिप डिजाइन वगैरह भी काम होता है ना, चिप्स वगैरह जो लगती हैं उसमें भी काम होता है, टेस्टिंग का काम होता है जो रिसर्च में। तो वो सारा काम ये यहाँ पर करते हैं। फिर डिजाइन विजुअलाइजेशन, ठीक है, उसमें प्रोटोटाइपिंग करना, फिर प्रोडक्ट का फाइनल डिजाइन बनाना, राइट। यहाँ पर तो अलग अलग टाइप के डिजाइन का R&D होना, फिर यहाँ पर फाइनल डिजाइन बनाना कि ये इसका प्रोटोटाइप है, राइट। और फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसको सपोर्ट देना भी, ठीक है। तो वो हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन पे है। और फिर ऑब्वियसली सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट की अलग अलग चीज़ों के साथ सिस्टम के इंटीग्रेशंस, क्योंकि कंपनीज जो है जिनको ये सर्व करते हैं, क्योंकि ये आईटी सर्विसेज कंपनी है, राइट। तो दे हैव क्लाइंट्स विच दे सर्व। तो उनके एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम्स हैं, तो उनके साथ सही से एक अच्छा सर्विस इंटीग्रेशन भी चाहिए कि उनके सिस्टम्स के साथ जो ये इन्होंने नए सिस्टम्स डेवलप किए हैं वो सही से इंटीग्रेट हों और ढंग से काम करें, राइट। तो ये सारा जो है वर्क ये करते हैं, जैसे क्लाउड वगैरह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है वो इसमें आ जाता है। और ये मेजरली सारा काम अगर आप देखेंगे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स में रहता है, ठीक है। अगर सेक्टर्स किस किस में ये काम करते हैं, मेजरली टाटा इलेक्सी जो है वो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन, जो कि ऑटो सेक्टर बेसिकली, राइट। तो लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते हैं, R&D में, उनके डिजाइन में, उनकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, राइट। और इन डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इन पावर ट्रेन इंफोटेनमेंट। तो जब जैसे आपको पता है ना, आज की कार्स में वो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, तो उनको बनाने में, राइट। आजकल कार्स जो हो रहे हैं वो भी काफी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बोलते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें काफी पार्ट ले रहे हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि नए नए एड्स आ रहे हैं, जिसमें आप कार से बात कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली कार कार डू दैट, मतलब आप कार को बोल सकते हैं कि एसी ऑन कर दो, तो एसी ऑन हो जाता है। तो वो सारे जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, राइट, वो ये टाटा एलेक्सी जो है ये वेरियस कार मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जगह पे भी दे क्रिएट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वो भी सारा काम ये काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का काम बहुत करते हैं, एंड दे हैव अ वेरी बिग प्रेजेंस इन ऑटो R&D सेक्टर। बीइंग ए टाटा कंपनी, इनका जैगुआर लैंड रोवर जो है वो काफी बड़ा क्लाइंट, और ये अभी से नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से है, टाटा कंपनी की वजह से काफी पुराना क्लाइंट है जैगुआर लैंड रोवर, जिनके लिए ये काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क दे डू। फिर दे ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस इन ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम उसमें देखेंगे तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर है या फिर OTT सेक्टर है, राइट, तो ये भी दे ऑल्सो वर्क अ लॉट देयर, राइट। उसमें भी उनके R&D डिपार्टमेंट में, ब्रॉडकास्ट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रॉडकास्ट, मतलब आज के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट वो आ गए हैं, उसमें भी दे वर्क अ लॉट, राइट। फिर IoT जो से बोला पड़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, कि आप जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, राइट। तो वो दे बिकम इंटेलिजेंट, लाइक उनका डेटा ले लीजिए आप, तो अकॉर्डिंगली यू विल अंडरस्टैंड कि डिवाइस कब खराब हो रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और फिर उसमें काफी सारे नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो वो एक काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जितने भी डिवाइसेज अराउंड यू आर देयर, उन सबको इंटरनेट का कनेक्ट कर दो। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा AC भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। तो आप
मोबाइल ऐप से एसी ऑन कर सकते हैं, फैन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो फैन भी ऑन कर सकते हैं, और अगर फैन खराब हो गया है तो वो खुद बता देता है कि भाई मैं खराब हो गया हूँ और ये चीज़ें, तो वो सब चीज़ें जो सब डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट, नया इन द सेंस अभी तो 4-5 इयर्स हो गए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत है। उसमें दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्पेशली इन दिस डोमेन्स, ऑटो डोमेन एंड टेलीकॉम डोमेन। फिर मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ केयर में भी ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट? क्योंकि वहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेडिकल टाइप के डिवाइसेस, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, ये सब मेडिकल डिवाइसेस हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का भी चक्कर होता है इनमें। तो इनका डेटा ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लो, राइट? बिकॉज़ इट्स अ पेशेंट डेटा, राइट? यू हैव टू टेक अ प्रॉपर, आपको पूछना पड़ता है कि ये लेना है, नहीं लेना वो डेटा। तो वो सारा डेटा जो है वो अब सीटी स्कैन मशीन्स, एक्स-रे मशीन्स भी इंटरनेट से कनेक्टेड होने लग गई हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है कि आप, मशीन खराब हो रही है या मशीन को सर्विस चाहिए, या मशीन का जो डेटा है उसको हम एज़ ओवरऑल एनालिसिस करके एक बेटर इन्फ्रेंसेस दे सकते हैं क्या पेशेंट्स को? तो वो सारी चीज़ें भी बहुत काम इस सेक्टर्स में हो रहा है, और उन सब जगह पे टाटा एल्क्सी जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और वो वही करता है, फ़ोकस्ड प्लेयर है आई वुड से, राइट? अब अगर हम इंडस्ट्री का रेवेन्यू देखें, राइट, तो 48% इनका रेवेन्यू, मतलब 40 से 450 के बीच में इनका रेवेन्यू जो है वो रोटेट करता है फॉर द ऑटो सेक्टर। अब ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर जो है उसका परफॉर्मेंस, राइट, लास्ट 1-2 साल में थोड़ा कम हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इनका वो कम हुआ। लेकिन ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट, टेलीकॉम सेक्टर, ओटीटी सेगमेंट, राइट, तो वो सेगमेंट बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से उनका शेयर भी बढ़ा है, और अदर्स में मेजरली हेल्थ केयर डिवाइसेस का भी फास्ट ग्रोथ इनका सेगमेंट का हो रहा है। लेकिन स्टिल दे हैव अ लार्ज डिपेंडेंस ऑन दीज टू सेक्टर फ्रॉम द रेवेन्यू पर्सपेक्टिव। तो काफी फोकस्ड है कि भाई हम ये 2-3 सेक्टर में काम करेंगे और इसी में इसी टाइप का काम करेंगे। तो ये एक फोकस्ड अप्रोच वाली कंपनी आपको क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पे। सेगमेंट में अगर हम, तो हमने जो 3 सेगमेंट देखे थे कि प्रोडक्ट डिजाइन में काम करते हैं, राइट, जो हमने यहाँ पर देखे थे, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। तो ये इनकी 3 ब्रांचेस हैं। उसमें से जो प्रोडक्ट डिजाइन है, इंजीनियरिंग एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, जो कि मेन एकदम कोर आर-एन-डी वर्क है, उसका टेक पार्ट ऑफ दैट आर-एन-डी वर्क, तो उसका ही, वही उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। वहीं से मेजरली 88% रेवेन्यू उनका आता है। तो आप क्लियरली सोच सकते हैं कि ये काफी फोकस्ड कंपनी विद फोकस्ड सेक्टर्स एंड फोकस्ड टाइप ऑफ वर्क एज वेल दे डू। अब अगर हम एल&टी टेक की बात करें तो वो भी काफ़ी सिमिलर है, राइट? वो भी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, तो एम्बेडेड जो हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा इनका ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है? लाइन एक्सपेंशन वगैरह, एजाइल सप्लाई चेन वगैरह में भी ये काम करते हैं। ये टाटा एल्क्सी ज़्यादा नहीं करता। फिर ऑपरेशंस इंजीनियरिंग में प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट, ये भी टाटा एल्क्सी ज़्यादा नहीं करता, और कंसल्टिंग में तो टाटा एल्क्सी जो इनका मेन कॉम्पिटिटर है, वो इनके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ ज़्यादा है। हाँ, तो एल&टी अगर हम देखें तो ये भी 3 मेजर सेगमेंट्स में, सॉरी 5 मेजर सेगमेंट्स में है। तो दे आल्सो आर प्रेजेंट इन ऑटो, राइट? तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इस टाइप का इंजीनियरिंग वाला काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट और इवन सप्लाई चेन में वर्क करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, राइट? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे कंपनीज लाइक एबीबी या फिर बॉश, इस टाइप की कंपनीज जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो वो, फिर टेलीकॉम एंड हाईटेक सेक्टर, राइट? तो उसमें आजकल 5G वगैरह में वर्क, मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी, क्लाउड माइक्रो सर्विस, बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह के ऊपर, ओटीटी के ऊपर ये भी काफ़ी काम करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में देयर प्रेजेंस इज मच बिगर देन टाटा एल्क्सी, ठीक है? तो इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उनके वैल्यू इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट लॉन्च इन वेरियस ज्योग्राफीज वगैरह में ये काफ़ी काम करते हैं, राइट? और प्लांट इंजीनियरिंग में, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, राइट, उनके प्रॉपर इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसमें डाउन टाइम इश्यूज कैसे करें, ह्यूमन सेफ्टी कैसे इंप्रूव करें, मशीन की सेफ्टी कैसे इंप्रूव करें, मशीन्स को आईओटी के साथ कैसे कनेक्ट कर दें, राइट, सो दैट मशीन टेल्स कि भाई इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो सारी चीजें वहां पर हैं। तो अगर इंडस्ट्री के जो हमने देखे 5 इंडस्ट्री में उनका ग्रोथ जो है, तो दे आर मोर डाइवर्सिफाइड क्लियरली। तो ये एक प्योर एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी नहीं बोल सकते, तो एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्लस एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड है, मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग ड्रिवन कंपनी नहीं है, राइट? उसमें ज्यादा काम नहीं करते। तो अगर हम उसमें देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वही ऑटो सेगमेंट का सब काफी बड़ा सेगमेंट है इनका, राइट? टेलीकॉम बड़ा सेगमेंट है, तो काफी एक मोर डाइवर्सिफाइड है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 19% है,
प्लांट इंजीनियरिंग से भी 16% है और 12% जो है वो मेडिकल डिवाइसेस का इनका भी बढ़ रहा है एक अच्छा यहाँ पर ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इनका भी देखें तो 75% जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स, राइट, जो R&D एम्बेडेड सिस्टम 75% आता है और मैकेनिकल सॉल्यूशंस जो है वो 25% जो इनका रेवेन्यू आता है। मैकेनिकल सॉल्यूशंस का मतलब जो मेजरली थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द बिजनेस है, राइट। तो इस टाइप से इनका, तो इट इज मोर डाइवर्सिफाइड, ठीक है, लिटिल मोर डाइवर्सिफाइड देन टाटा एलेक्सी। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करेंगे इस कंपनी को भी विद कंपनी लाइक TCS या HCL, तो वहां तो बहुत सारे और भी सेगमेंट्स हैं। उनकी जो इंडस्ट्रीज जो वो कवर करते हैं, दे आर मच 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 वाइडर, राइट, दे आर मच बिगर इन द स्कोप ऑफ वर्क विच दे डू। टाटा इलेक्सी के बारे में अगर वापस स्टार्ट करें तो अभी इनको क्या क्या नए बिजनेस मिले हैं। तो इन्होंने एक यूनिफाइड कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म बनाया है, नेक्सॉन ईवी, जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, राइट, उसके लिए। फिर लाइसेंस एक इनका सॉफ्टवेयर है, ऑटोसार सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना का, उनको एक लाइसेंस किया है, राइट। ड्रिवन द इंटीग्रेशन ऑफ Z5 विद वीडियो बैकएंड मल्टीलिंगुअल फ्रंट एंड यूजर। तो Z5 जो इंडिया में है, आपको पता है कि आप OTT प्लेटफॉर्म है, तो उनका इंटीग्रेशन, उनके वीडियो बैकग्राउंड, मल्टीलिंगुअल फ्रंट एंड यूजर एक्सपीरियंस, और ये सब काम भी मतलब आप समझ सकते हैं ना, काफी एक इंटरेस्टिंग और एक फ्यूचर ओरिएंटेड वर्क है ये सारे। सेलेक्टेड बाय डिश टीवी टू डेवलप ऑर्बिट द न्यू यूजर इंटरफेस फॉर इट्स ब्रांड डिश टीवी एंड D2H। तो काफी आप समझ रहे हैं। तो मिक्स्ड रियलिटी MR बेस्ड स्मार्ट असिस्टिव वियरेबल डिवाइस टू हेल्प पीपल विद स्पेशल नीड्स सच एज ऑटिज्म, फॉर व्हिच दे वन द प्रेस्टिजियस। तो इस टाइप का वर्क दे आर डूइंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन स्पेस। तो इनका जो स्ट्रेंथ है ना टाटा इलेक्सी का, वो है डिजाइनिंग, ठीक है, वो सबसे बड़ा इनका आप स्ट्रेंथ मानिए। मतलब इवन इन द R&D स्पेस देयर मेन स्ट्रेंथ इज डिजाइन। तो दैट्स व्हाट, अगर आप उनकी वेबसाइट की बात करेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स भी देखेंगे, तो वो बहुत फोकस करते हैं कि हम डिजाइन पे फोकस ज्यादा करते हैं, मतलब चिप डिजाइन पे या फिर इवन जो सिस्टम डिजाइनिंग पे, तो उस पे फोकस इनका ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मोर इंजीनियरिंग साइड ऑफ द थिंग्स। कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, राइट, और कैसे कैसे, तो टॉप 1 क्लाइंट जो है वो 12% का रेवेन्यू आता है। मेरे हिसाब से जो ये क्लाइंट है वो जैगुआर लैंड रोवर है, और ये काफी पुराना क्लाइंट है, ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से ज्यादा पुराना। तो ऐसा नहीं है कि टाटा ने जब JLR को बाय किया उसके बाद दे बिकेम क्लाइंट, नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर मच ओल्डर कस्टमर ऑफ देयर्स, और ये पहले काफी ज्यादा था। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि देवर एट वन पॉइंट इन टाइम 4-5 ईयर्स बैक ऑलमोस्ट 30-35% रेवेन्यू इनका जैगुआर लैंड रोवर से आता था। वो डिक्रीज हो रहा है, अभी 16 से भी 12% पे आ गया है। टॉप 5 जो है वो 35% रेवेन्यू, और टॉप 10 क्लाइंट जो है वो ऑलमोस्ट 47% रेवेन्यू इनको देते हैं, ठीक है। और ये इनके मेजर जो कस्टमर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं। LNTTS जो है वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। तो दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड रियल टाइम टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क फॉर इट्स इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन प्रैक्टिस, राइट। IoT, फिर जैसे मैंने बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट बिल्डिंग फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है, वाज डिप्लॉयड वर्ड स्मार्टेस्ट ऑफिस कैंपस ऑफ टेल अवीव। तो पूरा एक ऑफिस कैंपस में सारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, राइट। तो अब वो सारे डिवाइसेस जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो यू नो अबाउट ऑल दोज डिवाइसेस कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या इश्यूज हैं पूरा कैंपस में, तो वो सब चीजें इन्होंने की। VLSI डिजाइन सर्विसेज नेक्स्ट जेन स्मार्ट कार्ड्स प्लेटफॉर्म डिलीवर्ड एडवांस इंजीनियरिंग सर्विस फॉर स्मार्ट सेट टॉप बॉक्सेस एंड OTT। वर्ल्ड्स फर्स्ट इफेक्टिव रोबो एंडो ट्रेनिंग किट, सर्जिकल ट्रेनिंग रोबो दैट गिव्स हाई डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स एनाटॉमी। तो आप समझ रहे हैं, राइट, कि किस टाइप का वर्क these both companies do, and you can easily imagine कि this work which they are doing is a is going to be lot of will have lot of scope in मतलब short to medium term as well। तो ऐसा ये जो काम है ये काफी एक इंटरेस्टिंग काम है, और ये आगे भी क्लियरली इसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा लगता है देखने में, राइट। तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा ज्यादा है। उनका टॉप 10 क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 47-48% थे। इनके टॉप 30 क्लाइंट्स जो है वो 55% है। टॉप 20 तो ऑब्वियसली मोर डिस्ट्रीब्यूटर, बट ऑब्वियसली दे आर मच बिगर कंपनी एज वेल। बट टाटा इलेक्सी के हिसाब से अगर कंपनी का साइज देखें, मतलब रेवेन्यू वगैरह, तो दे आर मच बिगर देन देम एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज इज फाइन। एल 90% इनका जो बिजनेस है वो रिपीट बिजनेस है, विच इज वेरी वेरी गुड आई थिंक, राइट। और मेंटेन एन एवरेज ऑफ 6 years ऑफ रिलेशन विद इट्स टॉप 30 क्लाइंट्स। तो टॉप 30 क्लाइंट्स पे काफी फोकस्ड इनका रहता है।
रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, अब अगर देखें फ्रॉम टाटा इलेक्सी पे वापस आ गया हूँ मैं, राइट। तो टाटा इलेक्सी का अगर रेवेन्यू देखें तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है इनका। यूरोप से 36% आ रहा है, अमेरिका से 36.8% आ रहा है, इंडिया से भी 13% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब अगर आई नो कि आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा नहीं, बट ऐसा नहीं है ये। अगर आप बाकी आईटी इंडस्ट्री से देखें तो बहुत स्क्यूड है मोस्टली टुवर्ड्स यूएस ज्योग्राफी। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज वेरी वेरी गुड, वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी। तो कोई एक ज्योग्राफी में बहुत फोकस नहीं है। और क्यों रीजन है कि ज्योग्राफी में फोकस होने से क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज जब आप ज्योग्राफी में फोकस करते हो तो उस ज्योग्राफी की गवर्नमेंट पे, राइट, आप बहुत डिपेंड हो जाते हो कि जैसे कभी वीजा इश्यूज कर दिए या कुछ कर दिया, या अलग अलग टाइप के कुछ रेगुलेशंस लाते रहते हैं यूएस में स्पेशली। तो उसकी वजह से एक आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट नहीं हो तो ऑफ कोर्स देन यू हैव, मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका 90 80 90% सिर्फ सिर्फ एक ही कंट्री से अगर रेवेन्यू आता है तो देन यू हैव टू बी वेरी वरीड अगर उस कंट्री की पॉलिसीज रेगुलेशंस के हिसाब से। ऑफशोर ऑनशोर ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है आईटी सेक्टर का, कि कितने ऑफशोर, मतलब इंडिया में जो स्पेशली जो उनके कैंपसेस हैं या जो लोग रहते हैं वो कितने हैं, और ऑन साइट पे मतलब क्लाइंट के पास कितने लोग बैठते हैं। तो अभी वो ऑब्वियसली लॉकडाउन वगैरह की वजह से ऑफशोर पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया। 67% अभी इनका जो लोग हैं वो मेजरली इंडिया में। आई एम श्योर ऑफशोर विल बी मेजरली इन इंडिया, और दूसरी जोग्राफीज में भी होगा कुछ कुछ, बट ऑन साइट 33% जो लोग हैं जो क्लाइंट ऑफिस में बैठते हैं। अराउंड 7000 एम्प्लॉयज हैं। तो एक काफी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अगर हम आईटी सेक्टर के हिसाब से देखें तो टीसीएस जैसे 2.5 लाख लोग हैं वहां पे। तो एक काफी छोटा प्लेयर है 7000 एम्प्लॉयज के हिसाब से देखें, और 35 लोकेशन में इनके ऑफिस हैं। तो काफी एक छोटा आईटी प्लेयर है, राइट। एलएनटीटीएस जो है वो नॉर्थ अमेरिका, और वो भी यूएस ही होगा मेजरली। ऐसा नहीं नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा से ज्यादा कुछ बिजनेस आ रहा है, ठीक है। तो वो 60 61, अगर 61 है तो मे बी 60% यूएस से ही है। तो 61% जो रेवेन्यू है वो यूनाइटेड स्टेट से आप मान के चलिए। यूरोप थोड़ा कम है। इंडिया से इनका रेवेन्यू काफी एक अच्छा रेवेन्यू है मेरे हिसाब से, 13% विद इंडियन ज्योग्राफी, और 9% रेवेन्यू तो इनका यूरोप से कम है। और यूएस पे डिपेंडेंस मेरे को लगता है ज्यादा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हैं टाटा इलेक्सी से, तो काफी बढ़िया। और रेवेन्यू भी उस हिसाब से ही है, मोर देन 2 टाइम्स रेवेन्यू भी है। और ऑन साइट ऑफशोर जो है वो भी इनका ही 42% ऑन साइट है और 58% ऑफशोर मिक्स है। और ये जो है ना कंपनीज, ये तो अभी क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो कोरोना वगैरह है इसकी वजह से थोड़ा ऑफशोर मेरे को लगता है बढ़ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम एक ट्रेंड देखें तो ऑन साइट बढ़ रहा है। बिकॉज क्लाइंट्स अभी क्या हो गया ना कि स्किल बेस्ड हो गया है। अभी वो जो बहुत ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस का जो गेम था आईटी इंडस्ट्री में, कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का, वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो बहुत बड़ा फैक्टर अब नहीं रहा है, ओनली फैक्टर नहीं रहा है वो इससे। तो दूसरा फैक्टर अब ये है कि स्किल अवेलेबिलिटी इंडिया में, बिकॉज ऑफ द यंग पॉपुलेशन एंड स्किल पॉपुलेशन, और जो पढ़ाई है हमारी उसकी वजह से, तो और इंजीनियर्स जो आते हैं उसकी वजह से जो है वो ये सब टाइप की स्किल्स जो हैं वो फिर भी इजीली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं इंडियंस, इस वजह से, क्योंकि स्किल वहाँ पर इतनी अवेलेबल नहीं है। तो आईटी सेक्टर जो है ना, इंडिया की आईटी सेक्टर, वो दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक तो स्किल और लोअर कॉस्ट ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द अवेलेबिलिटी देयर। ठीक है। प्राइसिंग, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है कि एक आईटी सेक्टर को हमें देखना चाहिए कि कितना प्रोजेक्ट जो है वो फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट है और कितने टीएनएम प्राइस प्रोजेक्ट है। तो क्या मतलब होता है इनका? टीएनएम मतलब टाइम एंड मटेरियल। टाइम एंड मटेरियल प्राइसिंग का मतलब सिंपल होता है कि एक बॉडी शॉपिंग टाइप, अगर आप बहुत ही एक क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो मतलब कि एक क्लाइंट को एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, सपोज एक जावा डेवलपर चाहिए। क्लाइंट ने ये टाटा इलेक्सी को बोला कि भाई मुझे जावा डेवलपर चाहिए। अब मैं उससे क्या काम कराऊं, इसको टाटा इलेक्सी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, जावा डेवलपर की एक प्रोफाइल भेज दी टाटा। क्लाइंट ने कहा कि ठीक है, परफेक्ट है, मुझे चाहिए, दे दो मुझे। और वो टाटा इलेक्सी बता देगा कि जितना भी $30 पर आवर, $40 पर आवर, जो भी उसका प्राइस है वो बताएगा। क्लाइंट विल पे दैट प्राइस, और वो काम जो वो पर्सन है वो उस क्लाइंट के लिए काम करेगा। ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता है कि क्लाइंट क्या काम देगा क्या नहीं देगा, मतलब वो उसको डेवलपमेंट का काम देता रहेगा। तो वो जो स्किल है जो क्लाइंट सीख रहा है, जो एक्सपीरियंस है उस पर्सन का,
या फिर इवन 3-4 लोगों का, वो मोस्टली उनके पास रहता है, राइट, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट एज सच। ठीक है, तो वो काम करते रहते हैं मोस्टली, काफी टीएनएम प्रोजेक्ट्स काफी लंबे चलते रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट को वो काम लंबा चाहिए, तो वो दैट पर्सन कीप्स ऑन वर्किंग विद दैट क्लाइंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो टीएनएम प्रोजेक्ट्स को बोलते टाइम एंड मटेरियल की हमने दे दिया। तो 55% प्रोजेक्ट्स जो होते हैं टाटा इलेक्सी के वो टीएनएम है। फिक्स प्राइस जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक एक्चुअली अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपने बिड किया है, वो क्लाइंट को एक प्रॉपर, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है कि ये काम करना है मुझे, राइट। तो उसके लिए टाटा एलेक्सी, एलएनटी, मतलब बाकी सारी कंपनी जो है उसके लिए बिड करेंगी, आरएफपी आएगा, फिर जो है उसका फाइनल प्राइस जो है डिसाइड होगा, और फिर क्लाइंट उसको अलॉट करेगा। उसमें टाइमलाइन भी होगी कि इतने दिन तक करना है। टीएनएम में मोस्टली टाइमलाइन ड्रिवन नहीं होता, ठीक है। टीएनएम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उसमें कुछ आरएफपी वगैरह बहुत कम निकलते हैं, राइट। तो इस टाइप का वो रिलेशनशिप बेस्ड मोस्टली ये सेलिंग होती है। फिक्स प्राइस जो होती है मोस्टली आरएफपी बेस्ड होती है, उसमें प्रोडक्ट का टाइमलाइन डिफाइंड होता है, काम डिफाइंड होता है, ठीक है। तो उसमें जो वर्क होता है वो मोस्टली काफी एडिशन करता है कंपनी के ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को आप अपना बोल सकते हैं कि ये मैंने किया है, राइट। और वो प्रोजेक्ट जो है आप दूसरे एज ए केस स्टडी दूसरी जगह भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो, और वो स्किल जो है वो, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम का प्रोजेक्ट होगा, 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो वो फ्री हो गई टीम, और वो टीम दूसरी जगह भी काम कर सकती है। टीएनएम में काफी बार वो टीम कभी कभी बहुत बहुत टाइम तक फ्री नहीं होती है, और वो जो रिसोर्स है वो क्या काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है बाय द कंपनी। LNTTS जो है वो TNM 64% है, वो ज्यादा है, विच आई थिंक इज नॉट गुड। ये बेटर नंबर है 45। जितना फिक्स प्राइस ज्यादा है, it means the quality of projects that company is doing is better mostly। ठीक है, एक इंडिकेटर है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट ये इंडिकेटर है कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट जो होती है उसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होता है, और उसमें जो है आप जो सीखते हैं एज ए कंपनी, जो उसका लर्निंग है वो भी ज़्यादा बेटर होता है उसको शोकेस करने के लिए एज ए प्रोजेक्ट। और आप क्लियरली उसका बेनिफिट्स भी दिखा सकते हैं टू द क्लाइंट कि देखो हमने ये काम किया था आपके लिए और इसका ये बेनिफिट हुआ है, राइट। तो ये सब चीजें फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट में काफी बेनिफिट होती हैं। तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज बेटर अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू टाइम एंड मटेरियल, ठीक है। अब अगर हम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय देखें, ठीक है, तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है LNTTS का बेटर है एज कंपेयर टू टाटा एलेक्सी, ठीक है। तो दे हैव देयर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज पर एम्प्लॉय पर ईयर। यहाँ पर 24 लाख रुपीज पर एम्प्लॉय, 25 लाख रुपीज पर एम्प्लॉय पर ईयर है। तो ऑफ कोर्स दिस शोज अ बेटर एफिशिएंसीज, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। और ज्यादा लोग जो हैं वो शायद बिलेबल प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें 7,300 एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ, बट लास्ट 1 ईयर में अभी कुछ ज़्यादा इंक्रीज इन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और वो ग्रोथ आपको सेल्स और प्रॉफिट में भी दिखी है कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ किया लास्ट 1 ईयर में, और इसने इतना अच्छा ग्रो नहीं किया लास्ट 1 ईयर स्पेसिफिकली। आई एम टॉकिंग एट्रिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं आईटी सेक्टर, ये बहुत ही एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे लोग हैं, तो आप उनको अच्छे से काम करवा सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, राइट। और लोग जो हैं वो छोड़ के भी जाते रहते हैं ऑब्वियसली इन सब कंपनीज में। तो अगर हम देखें तो जो टाटा इलेक्सी है, राइट, तो उसका करंट जो एट्रिशन है वो काफी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। दोनों का रिड्यूस हुआ है, बट ये काफी ज्यादा उस पे था 14-15%, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज प्रीटी हाई। एनीथिंग अबाउट 10% ऑफ एट्रिशन इज हाई। ये अभी भी 11% पे है, और ये काफी एक अच्छे लेवल पे है, 6-7% के हैं। तो एट्रिशन वाइज आई थिंक टाटा एलेक्सी इज वेरी वेरी गुड पोजीशन अकॉर्डिंग टू। एम्प्लॉय कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ, मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉय ही कॉस्ट ही सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, ठीक है, फॉर आईटी सेक्टर कंपनी। तो वही आप देखिए, आप 75% टाटा इलेक्सी की कॉस्ट जो है एम्प्लॉय कॉस्ट है, यहाँ 71%, तो 70% जो है एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो उनकी सैलरीज ही आप जितना कॉस्ट आ रही है, टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से 75% तो सिर्फ सैलरीज हैं, बाकी सब चीजें बाकी हैं, ठीक है। तो वो 70-75 के आसपास ही है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है, 70-78 के आसपास हुई उतना ही है, राइट। और तो उस तरह से ही चल रहा है। और कितनी करोड़ में है, 951 करोड़ जो है एम्प्लॉय कॉस्ट है, यहाँ पर 2966 करोड़ जो है एम्प्लॉय कॉस्ट। अब मैंने जैसे बताया टाटा मोटर्स और JLR के साथ इनका अच्छा कनेक्शन है, ठीक है, वो ऑलरेडी शायद हम बात कर चुके हैं,
राइट। तो उन्होंने आईओटी प्लेटफॉर्म भी बनाया, ऑल्सो वर्क्स विद जेएलआर, अलग से अनदर टाटा ग्रुप कंपनी, ठीक है। उनको जेएलआर विद सप्लायर एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है, और 19 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं जेएलआर से, राइट। और तो 2008 में इन्होंने अलग से एक ओडीसी, मतलब ऑफ रोड डेवलपमेंट सेंटर, एक अलग से जगह बनाई थी स्पेसिफिक जेएलआर के काम करने के लिए। तो उस मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि दे आर वर्किंग फ्रॉम क्वाइट, एक अच्छी हिस्ट्री है इनकी। एल जो है उन्होंने वो एक्विजिशन अभी रिसेंटली किया है, राइट, ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजीज का, जो कि प्रोवाइडर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, दे आर स्पेशलिस्ट, ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए। तो उसका भी एक्वाजिशन 187 करोड़ में, ठीक है, उन्होंने किया, विच इज 110 करोड़ का उनका रेवेन्यू था 2019, ठीक है। तो इस टाइप से ऑब्वियसली आईटी सेक्टर कंपनीज जो होती हैं वो दे आर काफी छोटे 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 एक्विजिशंस करती रहती हैं टू गेन दोज पर्टिकुलर स्किल्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो एक काफी रेगुलर फिनोमिना रहता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस इन दिस सेक्टर। सब्सिडरीज, टाटा एलेक्सी का कोई सब्सिडरी नहीं है, टाटा एलटीटीएस के सब्सिडरीज हैं छोटे छोटे, राइट। तो उससे जो उसमें से 11 सब्सिडरीज हैं इनके, 7 जो इन्होंने अभी लास्ट ईयर ही लिए हैं। तो ऑब्वियसली वो दूसरे, एक शंघाई का है, दूसरे जो अलग अलग कंट्रीज में जो उनके काम हो रहे हैं वो अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू वो कर रहे हैं। ये काफी अच्छी स्लाइड मिली मुझे, ठीक है, फ्रॉम ब्लूमबर्ग के से, और वो मतलब उन्होंने, सो आई जस्ट पोस्टेड इट एज इट इज। तो उससे पता चलता है कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, राइट, एक्सपेक्टेशंस जो हैं और कॉन्सेंट्रेशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, राइट। तो जो भी इनके एक पीयर्स हैं, मतलब इस सेगमेंट में, साइंट लगा लीजिए, केपीआईटी लगा लीजिए, राइट, क्या कहते हैं, माइंड ट्री लगा लीजिए, राइट, और एम्फेसिस लगा लीजिए, जेंसार लगा लीजिए, तो सारी जो ये कंपनीज हैं, राइट, ये एक सब सिमिलर एक मिड कैप आईटी सेक्टर अगर आप बोलें तो उसमें है, और सिमिलर काम काफी करते हैं, स्पेशली आर&डी में काफी काम करते हैं। तो उनका क्या कहते हैं, कैसी डिलीवरी एफिशिएंसी है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, तो उस हिसाब से ये दोनों कंपनीज आर प्रेटी गुड, टाटा एलेक्सी और एल&टी-टीएस, राइट। तो रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेशन है इन दोनों से, काफी अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी, एल&टी-टीएस का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन वन ऑफ द बेस्ट है अगर हम देखें, और जेंसार का अच्छा है, इनका थोड़ा कम है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टाटा एलेक्सी की बहुत अच्छी है, डिलीवरी एफिशिएंसी इन दोनों की बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय रिटेंशन इन दोनों का अच्छा है, सब कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडेंस कम है, राइट, एफिशिएंसी एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, कैश जनरेशन, वर्किंग कैपिटल कैपेक्स इंटेंसिटी जो है, कैपेक्स भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो उस सारी चीजों में देयर परफॉर्मेंस फैक्टर्स के हिसाब से क्लियरली आउट परफॉर्मर्स हैं ये दोनों कंपनीज अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम कंपनीज के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव्स करें तो टाटा एलेक्सी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, टाटा का नाम, राइट। फिर उसके बाद काफी सारा खुद का टाटा ग्रुप का काम, जेएलआर टाटा मोटर्स के साथ काम, राइट। तो ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे वहां पे, तो वो केस स्टडीज यू कैन गिव टू अदर्स। तो वो तो एक सिंपल है ना कि भैया तो मैं उनके साथ ही करूंगा, अभी आई एम श्योर टाटा मोटर्स और जेएलआर जो टाटा एलेक्सी को दे सकते हैं वो उन्हीं को देंगे, राइट। और वो अब दे आर ऑल्सो वेरी बिग कंपनीज, राइट, अक्रॉस ग्लोब, तो वो वहां अच्छा काम करेंगे तो उनसे सीखेंगे, या वो केस स्टडीज जो है, सी जो आईटी सेक्टर में है ना, रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस, ये दो चीजों से सेल होता है मेजरली। कॉस्ट एक फैक्टर है बट बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि सबकी कॉस्ट बाकी बराबर ही बराबर टाइप की हो गई है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, राइट। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या, आप जो किसी को सिलेक्ट करते हो, मतलब अगर मुझे एक आईटी कंपनी सिलेक्ट करनी है, ऐसा मैं बड़ा कोई कंपनी हूँ, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही रहता है कि आपका एक्सपीरियंस है क्या जो मैं काम करवाना चाहता हूँ आपसे, फर्स्ट। और रिलेशनशिप कैसा है, कि मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या, मतलब अगर थोड़ा बहुत काम किया है क्या आपने, डिलीवर टाइम पे करते हो क्या, राइट, प्रोएक्टिवनेस कितनी है, कितना रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, तो वो सब चीजें। तो रिलेशनशिप और आपका क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस इन द वर्क विच दे वांट टू गेट डन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप तो ठीक है, आप अपने लेवल पे बना सकते हैं, बट एक्सपीरियंस के लिए आपको उस टाइप का काम हो, स्पेशली ये नई टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सपीरियंस आपको पहले कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। अब आपने कोई कभी किया ही नहीं है कोई काम, तो फर्स्ट कंपनी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप यूज करके आपको या तो एक फ्री करना पड़ेगा, या तो इस टाइप में अगर एक टाटा को ये बेनिफिट मिलता है कि बिकॉज ऑफ वेरियस कंपनीज अंडर देम, राइट, तो दे गेट दैट बेनिफिट, राइट। और आई एम श्योर एल&टी ऑल्सो गेटिंग दैट बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि एल&टी को नहीं मिला होगा, दे ऑल्सो हैव ए बिग कंपनी विद देम, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट। एट्रिशन रेट काफी लो है इनका, बिग डील्स वॉन लास्ट ईयर, ठीक है, हेल्दी डील पाइपलाइन अच्छी है, तो वो काफी पॉजिटिव लगा। नेगेटिव क्या है टाटा एलेक्सी के लिए, दो इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव और टेलीकॉम पे ही फोकस्ड है मेजरली, राइट, उसी पे डिपेंडेंस है पूरा, फोकस्ड
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट एक अगर स्केलेबिलिटी के हिसाब से देखिए, अगर आप दो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप स्केलेबिलिटी आपकी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। ठीक है, टॉप 5 क्लाइंट्स, ये एक फोकस, मतलब क्लाइंट्स में भी फोकस्ड है, क्लाइंट्स भी आपके जो 4-5 क्लाइंट्स हैं उस पर मेजरली आपका रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, और टाटा टेक्नोलॉजीज और टीसीएस जो है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो भी इस टाइप का ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भाई हम पेरेंट कंपनी के ही वो भी टेक कंपनीज हैं। तो टीसीएस भी जो काम टाटा एलेक्सी कर सकता है वो टीसीएस भी कर सकता है, और वही टाटा टेक्नोलॉजीज भी कर सकता है। And they both are bigger companies. Remember this, Tata Technologies is also a bigger company than Tata Elxsi, even though it is not listed. तो ये चीजें आप समझिए कि ये इसके साथ भी दे हैव टू कॉम्पीट एट सर्टेन, एंड आई एम श्योर कि एक एग्जैक्ट सेम कंपटीशन पे नहीं होगा, बट वो हमेशा रहेगा कि टाटा टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हमेशा कि भाई टाटा का ग्रुप का काम भी है तो हमेशा टाटा एलेक्सी को ही भी है। टाटा टेक्नोलॉजीज को भी मिल सकता है, टाटा टीसीएस को भी मिल सकता है। तो वो भी एक है। तो इसके बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं, और इवन रिसेंटली इंटरव्यू में भी जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला कि करंटली इट्स नॉट अर्जेंट, वी डोंट थिंक कि टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी शुड मर्ज एंड बिकम वन कंपनी। करंटली हम उसको ऐसा प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे हैं, बट शायद ये कभी हो। तो शायद दिमाग में तो है उनके कि ये तीनों कंपनी जो है वो मर्ज होकर एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, एल जो है वो मोर डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एक R&D सेगमेंट में अगर हम ले लें, इंजीनियरिंग R&D में, ठीक है, रेवेन्यू ब्रेकअप भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 90% रिपीट कस्टमर्स है और हायर रेवेन्यू है उनका पर एम्प्लॉय, विच इज वेरी गुड। एट्रिशन रेट थोड़ा ज्यादा है, डिपेंडेंस यूएस पे ज्यादा है, टीएनएम प्रोजेक्ट्स इनसे ज्यादा है। ठीक है, और L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के साथ एक सर्टेन लेवल पे कंपटीशन है, बट वो बहुत ज्यादा इस सेगमेंट पे, ये R&D पे वो ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे टीसीएस और टाटा टेक्नोलॉजी, तो काफी स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट, मतलब दे आल्सो हैव गुड प्रेजेंस। ठीक है, इस सेगमेंट में। बट L&T इन्फोटेक और माइंडट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, आई वुड नॉट से कि दे आर, मतलब ये R&D में उनको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली माना जाता है, दो दे हैव प्रेजेंट एंड दे आल्सो कैन डू दैट वर्क एंड दे हैव डन सम वर्क। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनीज के हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक इतना, मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं, काफी टाइम हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, और फोकस्ड हैं, राइट, एक पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, तो और हाई क्वालिटी वर्क दे आर डूइंग, तो विच इज आई थिंक कंपनी वाइज तो दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी जो सेगमेंट नेक्स्ट जो हमारा है ना, इंडस्ट्री, ये एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेगमेंट रहेगा, तो इसको आप जरूर अच्छे से देखिए। अब ये R&D जो सेक्टर में बोल रहा हूँ ये बार बार, ये है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। ठीक है, करंटली 6 लाख एम्प्लॉयज जो हैं हमारे इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, 43 लाख एम्प्लॉयज टोटल हमारे आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो सेक्टर है। ठीक है, नैसकॉम के हिसाब से जो हमारे टोटल आईटी में काम करते हैं बच्चे, वो 43 लाख लोग काम करते हैं। उसमें से 6 लाख लोग जो हैं वो R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेजरली वर्क करते हैं। इंडिया का जो शेयर है, राइट, वो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो 12 to 13% है। ये R&D का ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ग्लोबल के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजरली एक्सपोर्ट से ही आ रहा है बिजनेस, ग्लोबली ही ये इंडस्ट्रीज और ये सारी कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज है ना। ठीक है, तो ग्लोबल ही हमें देखना है, ग्रोथ भी ग्लोबल देखना है, इंडिया के ग्रोथ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो जो नैसकॉम बोलता है कि उनको एक्सपेक्टेड है कि बाय 2025 से 2028 75 बिलियन से $100 बिलियन का तक का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, फ्रॉम जस्ट फ्रॉम दिस सेक्टर। ठीक है, तो वो एक 12 to 13% का ग्रोथ रेट इस सेक्टर में एक्सपेक्टेड है, तो वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। और हमने काम भी देखा, तो काम से पता चल रहा है कि ये काम आगे काफी स्कोप वाला है, काफी काम आने वाला है इस टाइप का। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि आईटी सेक्टर कितना कॉम्पिटिटिव है। और जब हम बोलते हैं कि टाटा एलेक्सी ये काम करता है, ठीक है, और इसकी वजह से उसका ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगा, और जो उसके पी रेशियोज वगैरह हैं कि भैया ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, आईओटी में काम करता है, या तो इस टाइप के वर्क करता है, बिल्कुल करता है, बट क्या वो अकेला कर रहा है क्या? नहीं, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, राइट। तो आप ये देखिए, ये एक ओवरऑल R&D जो रेटिंग है 2019 का चार्ट है ये। ठीक है, तो उसमें आप देखो कहाँ है टाटा एलेक्सी, ये यहाँ पे है, राइट। द इस्टेब्लिश्ड इमर्जिंग नीश सेगमेंट में काम करते हैं या एक्सपेंसिव, मतलब एक काफी बड़े सेगमेंट में काम करते हैं। तो टाटा एलेक्सी जो है वो
एस्टैब्लिश प्लेयर है और अच्छे मतलब ऑब्वियसली लीडरशिप क्वाड्रेंट है ये, तो उसमें कितनी कंपनीज हैं? परसिस्टेंट भी है हमारी, टाटा टेक्नोलॉजीज उससे ज्यादा ऊपर है दोनों साइड में, मोर एस्टैब्लिश मोर एक्सपेंसिव। कैपजेमिनी इंडिया में अच्छा प्रेजेंस है, टेक महिंद्रा हमारी कंपनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, सबसे बड़ा लीडर जो है इस प्लेस वो है एचसीएल, टीसीएस टाटा की। तो टाटा की तीनों कंपनीज है यहाँ पे, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टीसीएस, विप्रो, एल टेक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो भी काफी ऊपर है, ठीक है, एक्सपेंसिवनेस में, मतलब ऑब्वियसली दे डू लॉट मोर ER&D में टाइप ऑफ वर्क, उनका ज्यादा, टाटा एलेक्सी मोर फोकस्ड है, राइट, तो उसकी वजह से वो ऊपर भी हैं और मोर एस्टैब्लिश्ड भी हैं क्योंकि बड़ा रेवेन्यू ज्यादा है, राइट। फिर मतलब अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लॉजिक भी इंडिया में काफी अच्छे से प्रेजेंट है, तो काफी इन्फोसिस भी है यहाँ पर, तो काफी सारी एक इंडियन कंपनी जो इंडियन IT सर्विस कंपनी और जो लिस्टेड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब ER&D की बात हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल IT सेक्टर की बात नहीं हो रही। तो हम जब बात कर रहे हैं तो जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स टाटा एलेक्सी कर रहा है वो HCL कर चुका है या वो भी कर रहा होगा, इस टाइप के TCS भी कर रहा होगा, विप्रो भी कर रहा होगा, LNTTS तो कर ही रहा है, कॉग्निजेंट भी कर रहा होगा। तो ये आप समझिए कि ये जो सेक्टर है जो हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल, काफी क्वेश्चन में से आए कि सर बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया में कौन कौन सी कंपनी, सभी IT कंपनीज कर रही हैं, क्यों नहीं करेंगी वो? मतलब इफ दे विल गेट अ प्रोजेक्ट दे विल डू इट ना, व्हाई विल दे नॉट डू इट? मैं जैसा बोल रहा हूँ कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में, रिलेशनशिप और आपका एक्सपीरियंस। आपको छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी है, मैंने खुद काम किया हुआ है IT सेक्टर में काफी, ठीक है, टाइम तक, तो आई नो दिस सेक्टर वेरी वेल, ठीक है, और आई हैव बीन टू यूएस ऑल्सो, 2 साल मैंने यूएस में भी काम किया है इस सेक्टर में, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हम जब क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सर हम कुछ भी कर सकते हैं, आप बताइए क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती हैं, जैसे आप देखिए TCS 2.5 लाख लोगों की कंपनी है, इन्फोसिस भी 2 लाख प्लस लोगों की कंपनी है, कॉग्निजेंट भी 2.5 लाख प्लस लोगों की कंपनी है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इनके पास कोई ऐसा स्किल सेट होगा जो नहीं होगा, राइट, एंड दे कैन डेवलप दैट वेरी फास्ट, राइट, वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट, तो ये रिलेशनशिप बेस्ड वर्क होता है। तो ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इवन इन दिस ER&D दो इट इज ग्रोइंग वेल, बट सो मेनी कंपनीज आर देयर इन दैट। और ये तो हम सिर्फ लीडर्स की बात कर रहे हैं, अब KPIT के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, तो वो नीश है, स्टैब्लिश्ड है, बट दे आर वेरी नीश कि भाई हम ये 5-6 और भी फोकस्ड, कि हम ये 5-6 जगहों पे ही काम करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड भी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, एम्फेसिस हमारी कंपनी ये भी यहाँ पर है लिस्टेड है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये कितना ज्यादा एक कॉम्पिटिटिव है, और इसमें बहुत सारी कंपनी जैसे माइंड ट्री वो भी है, वो भी काम करते हैं इसमें, L&T इन्फोटेक वो भी काम करते हैं इसमें, तो काम बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं जो यहाँ पर नाम नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है, अब ऑब्वियसली देर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स दिस ER&D स्पेस, ऑटोनोमस, कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड मोबिलिटी की वजह से, और ये सब ट्रेंड्स आ रहे हैं, राइट। तो उसका अभी सिर्फ इंजन और हॉर्स पावर गैस एफिशिएंसी एक्सपीरियंस की वजह से परचेजिंग डिसीजन नहीं है, अब डिजिटल एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस इज इंपॉर्टेंट इन बाइंग अ कार, right? Electric and autonomous cars are creating the need of new powertrain, advanced sensor systems, increasing software complexity, and deployment of vehicle platform will drive the software. And so, auto sector is going through a lot of change, no doubt in it. And there is requirement of a lot of these kind of solutions. But is Tata Elxsi the only, or LNTTS the only company which is providing that? That is a big no. There are a lot of other companies which are providing this kind of services. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर चेंज अब जैसे 100 मिलियन कोड पर व्हीकल हो रहा है आजकल, और एक्सपेक्टेड है कि 200 to 300 मिलियन लाइन ऑफ कोड आर एक्सपेक्टेड इन अ व्हीकल। तो अभी आप बस बात करते हैं टेस्ला में तो पूरा आईपैड ही लगा दिया है, मतलब उन्होंने अपने डैशबोर्ड पे सब कुछ टच स्क्रीन है, तो वो चीजें होनी ही है, ठीक है, डिजिटल वर्क कंप्लीटली होना है, राइट। तो उस तरह से अब 100 मिलियन अगर आप देखोगे तो फेसबुक जो है वो 60 मिलियन लाइन ऑफ कोड से बना हुआ है, और उससे ज्यादा जो है कार में यूज हो रहा है उसके कनेक्टेड सिस्टम्स में, तो यू कैन इमेजिन, राइट। पीयर ग्रोथ, तो ऑब्वियस LNTTS जो है उसका ग्रोथ रेट काफी, क्या कहते हैं, पहले अच्छा रहा, लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी नहीं रही। टाटा एलेक्सी की भी, मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल की जो ग्रोथ रेट है, इट हैज नॉट बीन वेरी गुड इन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट ये भी बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, आई एम श्योर आपको पता है, हम बहुत बात करते रहते हैं इस बारे में कि होम ब्रॉडबैंड, राइट, और OTT सर्विसेज, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस, तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे फुलफिल कर रही हैं, OTT जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है,
मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। अगर हम ग्लोबल ओटीटी रेवेन्यू ट्रेंड देखें, आप देखिए क्या फास्ट एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, ठीक है। ओवरऑल रेवेन्यू जो है, ओटीटी रेवेन्यू जो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, स्पेशली कोरोना में तो इसका ग्रोथ एकदम से बहुत बड़ा हुआ, राइट। 42% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स में ग्लोबल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मार्केट का। तो ये सारा जो मार्केट है, जिसमें अगेन हम टाटा एलेक्सी और एलएनटीटीएस दोनों अच्छे प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये काफी फास्ट ग्रोथ मार्केट है, और इन सबको ये सब अपना क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें इनको चाहिए और वो सब कंपनी से प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर, तो कोरोना में सब कुछ, राइट, एक्सेलरेटेड फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, राइट। और क्या कहते हैं उसमें, टेलीमेडिसिन का, ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टिंग का, आई थिंक इट हैज़ बिकम टू बिग इन इंडिया ओनली। मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो कोविड पॉजिटिव थे और ऑनलाइन कंसल्टिंग ही कर रहे थे डॉक्टर से, और उनसे ही ठीक हो रहे थे, राइट। तो दिस हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट, और ये काफ़ी एक अलग लेवल पे जाने वाला है ये चीज़, राइट। और आईओटी, जैसे मैंने बताया कि सारे मेडिकल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, तो वो पता चल जाएगा आपको कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इशू है, क्या नहीं है, ये रीडिंग सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब जैसे आपके पास एक ग्लूकोमीटर है, आप ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, अगर वो एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो कितना ईज़ी है ना, डॉक्टर को आप वो रीडिंग जाती रहेंगी, आपको हर बार वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर डॉक्टर को दिखाना है वो सब। तो ऑटोमेटिकली अगर वो रीडिंग्स आपके डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो इट विल बी सो ईज़ी फॉर यू। सिमिलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर अगर आप वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो वो सारा जो आपका रीडिंग्स हैं, तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, डॉक्टर विल सी द ट्रेंड कि आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या इशू है। तो वो सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट है, और ये सारी कंपनीज़ इसमें काम कर रही हैं। राइट, इमरजेंस ऑफ टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इतना डेटा आ रहा है हेल्थ केयर का, तो उसके ऊपर आप उस डेटा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिठा के, एंड यू कैन गिव गुड एडवाइजेस टू द क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स एज वेल। तो इंडस्ट्री तो काफी ग्रोथ है ही, स्पेशली इस, अब इसी में पूरे आईटी सेक्टर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, आर&डी सेगमेंट और जो जो सेक्टर्स एल&टी और क्या कहते हैं टाटा एलेक्सी जो है वो काम कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा फोकस किया है मैंने। तो ग्रोथ तो फास्ट है सेक्टर्स का भी, और ऑब्वियसली उस पर जो काम हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो भी काम होगा। आईओटी, 5G, डिजिटाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, ये ग्रोथ करेगा ही, ओटीटी करेगा ही, डिजिटाइजेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये सारी चीजें हमारा, हमें तो ग्रोथ वाइज आई डोंट थिंक 13-14% तो नेस्कॉम भी बोल रहा है। इशू क्या है कि एक तो आईटी सेक्टर जो है वो लॉन्ग सेल साइकिल होती है, उसमें उसमें जो प्रोजेक्ट्स इतनी आसानी से मिलते, कोविड में अभी काफी सारी सेल साइकिल छोटी हो गई क्योंकि देवर सब अर्जेंट वर्क, बट लॉन्ग सेल साइकिल होती है। कंपटीशन, प्रोडक्ट कंपनीज भी बहुत सारा कंपटीशन क्रिएट कर रही है, बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, लाइक पीटीसी, अलग अलग कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जो मतलब उसके ऊपर वो कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना के आपको दे दिया कि आप उसके ऊपर काम करिए। तो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, और मेडिकल डिवाइसेस की प्लेटफॉर्म्स है, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, राइट। तो जो आपको एज सच प्रोडक्ट आप ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया। इट्स नॉट इजी मार्केट टू वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस, यही दो चीजें चाहिए, ठीक है, इस मार्केट में सस्टेन होने के लिए। कॉस्ट तो ऑफ कोर्स फैक्टर है ही, लेकिन वो एक कंपटीशन की वजह से वो कम हो गया है फैक्टर, क्योंकि सबका एक दो, $2-3 का फर्क है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर&डी में है आप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो इंडस्ट्री को छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट पैसा वहां पर खर्चा नहीं होता है। मतलब जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में तो करना ही है, राइट, आपको सेल्स आपके ड्रिवन है, लेकिन अभी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं और सेक्टर्स में अलग बात है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो सेगमेंट होता है कंपनी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, मतलब कंपलसरी स्पेंडिंग नहीं है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है। और टैलेंट भी इस इंडस्ट्री में इजी नहीं होता है मिलना, ठीक है। तो वो सब कुछ कुछ नेगेटिव्स हैं। तो अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में काफी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री काफी फास्ट ग्रो कर रही है, इतने सारे प्लेयर्स होने के बाद भी मुझे लगता है कि सब ग्रो करेंगे इस इंडस्ट्री में। लेकिन ये 4-5 ईयर्स के बाद, मतलब अगर मैं मीडियम टर्म के बाद देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक फिर से ये सैचुरेटेड हो जाएगा थोड़ा, और एक ये फिर से एक, मतलब एवरेज स्किल सेट हो जाएगा, इजी टू डेवलप स्किल सेट हो जाएगा, छोटे प्लेयर्स भी आ जाएंगे, बड़े जेनरिक प्लेयर्स भी चले जाएंगे, घुस जाएंगे। तो जैसे इस टेक सेक्टर जो होता है ना, वो बहुत ही साइक्लिकल होता है, मतलब उसमें काफी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो एकदम से पिकअप होता है, और फिर काफी अच्छा काम होता है, और फिर एकदम से वो टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब एक रूटीन टेक्नोलॉजी बन जाती है।
और फिर नहीं कुछ आता है, फिर वो आपको रीस्किलिंग करनी पड़ती है, आपको वहाँ पर फोकस करना पड़ता है, और फिर तो वो नई कंपनीज़, अभी ये कंपनीज़ जो हैं टाटा एल्क्सी और एल&टी टेक अगर हम देखें, तो क्या इन्होंने इसीलिए इस सेक्टर को चूज़ किया क्या 15-20 साल, 25 साल पहले कि ये एक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा 2020 में? नहीं ना। तो इस सेक्टर ने पहले कुछ खास नहीं दिया इनको। ये सेक्टर, ये तो हमेशा से इसी सेक्टर में प्रेज़ेंट है दोनों, राइट? इसी के हिसाब से इनको फोकस करके ही टाटा ने मतलब और एल&टी ने इनको बनाया था कि भई आप इस पे करें। तो वो बेनिफिट्स इनको अब लास्ट 3, 4, 5 साल में इनकी ग्रोथ से मिल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है ना, ये अ, ऐसा नहीं है कि दे एंटर्ड इनटू दिस बिकॉज़ दे न्यू कि इट विल ग्रो सो वेल, ऐसा नहीं है। दे इट ग्रू बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस, और एकदम से इस सेक्टर में डिमांड आ गई टेक्नोलॉजी की, और ये सारी चीज़ें हो गई, और उन्होंने भी कुछ-कुछ राइट कॉल्स ले ली, और उसकी वजह से सारा बेनिफिट हो गया। तो एक मीडियम टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये फिर से ही एवरेज ग्रोइंग इंडस्ट्री ही है। ठीक है? तो ऐसा बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं होने वाली बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन। इंडस्ट्री शायद ग्रो करेगी, लेकिन इतना कॉम्पिटिशन आ जाएगा, एंट्री बैरियर्स कम होते हैं इस इंडस्ट्री में, इतना कॉम्पिटिशन आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की उसमें ग्रोथ जो है वो लिमिटेड ही होगी। ठीक है? गवर्नेंस को हम क्विकली कवर कर लेते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि दोनों बहुत ही अच्छे वेल गवर्न्ड ग्रुप से आती हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये 45%, 44.5% टाटा सन्स का इसमें स्टेक है, राइट? डीआईएस का कम स्टेक है, और एफआईआईज़ का भी ज़्यादा स्टेक नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ही एक्चुअली कंपनी को ज़्यादातर होल्ड करते हैं। एल&टी जो है वो मेजर काफ़ी बड़ा स्टेक है प्रोमोटर्स का, राइट? डीआईआईज़ और एफआई और एल ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा बचा ही नहीं है ना यहाँ पर, फ्री फ्लोट ज़्यादा है टाटा एल्क्सी में। 42% टाटा सन्स है, 2.3% टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का स्टेक है, और एल&टी जो लार्सन एंड टुब्रो उनका 74.2 है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो एल&टी टीएस में निप्पॉन इन्वेस्को उनका अच्छा स्टेक है। यहाँ पर एक्सिस ने सबसे ज़्यादा स्टेक लिया हुआ है, 3.16%, राइट? मैनेजमेंट प्रोफाइल अगर हम देखें टाटा एल्क्सी की, मनोज राघवन जी हैं, 22 इयर्स एक्सपीरियंस है, राइट? और पहले जो है वो ईपीडी डिवीजन के, जो इनकी एम्बेडेड प्रोडक्ट डिवीजन है, उसके वीपी और हेड रहे हैं, अब 2 ईयर्स से सीईओ बन गए हैं। और अब बजाज जी जो है वो सीएफओ हैं, वो अभी बनेंगे। एनजी सुब्रमण्यम चेयरमैन है कंपनी के, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टीसीएस एज वेल। एल टीएस जो है उनके सीईओ ये भी नए आए हैं अभी, राइट? ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 2 डेकेड्स, ठीक है? और डिप्टी सीईओ रहे हैं उससे पहले, और राजीव गुप्ता जी जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और एएम नायक जी जो चेयरमैन है, पूरे एल ग्रुप के ही चेयरमैन हैं वो तो, ठीक है? तो वो भी काफ़ी स्टालवर्ट हैं। एएम नायक जी तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं इन द इंडस्ट्री। रेम्यूनरेशन भी काफ़ी, एक मेरे को लगता है कि एक डिसेंट है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा मुझे, दोनों कंपनीज़ का काफ़ी डिसेंट रेम्यूनरेशन है, ठीक है? एम्प्लॉयड फीडबैक जो है दोनों कंपनीज़ का एक मोस्टली अच्छा ही रहा, ठीक है? एल&टी का एक जगह पे कम था, बट ओवरऑल इतना बुरा कहीं नहीं है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन दोनों को, क्योंकि इस टाइप का अभी तो स्पेशली रिसेंटली तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इनके अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिले हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी गुड वर्क विच दे आर डूइंग इन लास्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है? तो उसकी वजह से दे कीप ऑन गेटिंग दैट, ठीक है? तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि एज सच सिर्फ अगर हम एक छोटा सा देखें तो एट्रिशन एल&टी का थोड़ा सा मेरे को स्लाइटली एक वो लगा, बट ओवरऑल वेरी डिफाइंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, प्लेजिंग वगैरह कुछ नहीं है, रेम्यूनरेशन अच्छा है, मतलब एक लाइन है, और बहुत अच्छे ग्रुप से हैं, तो एज सच कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ नेगेटिव न्यूज़ वगैरह सब देखी, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली अ ग्रीन स्टार ऑन दैट, ठीक है? सो दैट इज ऑल ऑन अवर पार्ट 1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन पार्ट 1, अगर आपको और कुछ थॉट प्रोसेस लगता है, आपका कुछ और न्यूज़ है आपके पास, या आपको, अगर आप इन कंपनीज में काम करते हैं और आपको कुछ उसके बारे में कुछ आपका व्यू है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपने कॉम्पिटिटर हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी में काम करते हैं और आपने इनके साथ कॉम्पीट किया हुआ है, एंड यू नो हाउ दे वर्क, ठीक है? तो डू लेट अस नो योर एक्सपीरियंस एज वेल, एंड वी वुड लव टू नो, एंड उससे क्या है कि एक मुझे भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड वी कैन हैव अ मोर हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस। सो ओवरऑल तो मेरे को लगता है कि ये 3 स्टार्स जो है ना, ये मोस्टली सभी आईटी कंपनीज में ऐसे ही है, राइट? बिकॉज ये काफी एक वेल गवर्नड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी इंडस्ट्री है, और वेल गवर्नड कंपनीज होती हैं, और इसीलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इनका रहता है, तो काफी एक वेल रेगुलेटेड सेक्टर के हिसाब से, इन द सेंस कि बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दे आर वेल गवर्नड, राइट? और
टेक सेक्टर तो अच्छा कर ही रहा है, स्पेशली लास्ट 1.5 कोविड की वजह से और भी इसको एक बम्प मिला है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं, राइट। और इंडिया में तो इन कंपनीज ने काफी अच्छा किया ही है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल, दे हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन टू प्ले, राइट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आप एक आईटी कंपनी लेंगे, राइट, तो उनका ये मोस्टली ये जो 3 स्टार है ये सिमिलर ही रहने वाले हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी एज आई सेड, it is not a because of competition, it is a very good well growing industry, but competition is too much, right? From and it entry barriers कोई भी आईटी कंपनी खोल सकता है। मतलब अगर आप कुछ साल आपने एक एज अ काम किया हुआ है एक सिस्टम आर्किटेक्ट की जगह, तो आपके लिए एक आईटी कंपनी खोलना बहुत ईजी, बिकॉज आपको सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए और आपको वो काम करना है उनके लिए, तो देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एज सच, तो एंट्री बैरियर्स आर वेरी लो एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी आईटी कंपनीज इन इंडिया, राइट। और रिसोर्सेज तो अवेलेबल है ही मार्केट में। तो इस तरह से ये जो इंडस्ट्री है बहुत कॉम्पिटिटिव है ये। इसकी वजह से मेरे को कभी कभी लगता है कि इसको येलो स्टार भी मैं शायद दे दूंगा कुछ टाइम के बाद, बट अभी एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी और मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, स्पेशली इंजीनियरिंग R&D सेक्टर में। दैट इज ऑल। इफ लेट मी कम विद द पार्ट 2 वेरी सून, ठीक है। और एज आई सेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। जय हिंद।